नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप देख रहे हैं हिट्स न्यूज़। हिट्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हितेश। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है प्रभाष रंजन। इन्होंने चिरैया विधानसभा से खुद को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया है। तो आइए हम अपने चीफ गेस्ट से आपसे मिलाते हैं। सर, क्या आप एक क्विक रिकैप या यूँ कहें क्विक ब्रीफ करेंगे आप अपने बारे में? हितेश नमस्कार। ये हितेश जिसको आप देख रहे हैं ये हमारा स्टूडेंट भी रह चुका है और चलिए ये सब कुछ जानता है, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, खास करके मैं अपने क्षेत्र के आम नागरिकों को यह बताना चाहता हूँ कि मेरा पास्ट क्या है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय का राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और फिर इंडियन आर्मी के लिए मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया था। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्वालिफाई किया था, लेकिन किसी मजबूरी बस मैं वहाँ जा नहीं सका। तो फिर मेरा ये उद्देश्य हुआ कि चलो भाई वहाँ जाता तो फिर एक ऑफिसर बनकर रह जाता, मैं एक क्लास 1 ऑफिसर बनता। लेकिन चलो क्यों नहीं अपने स्कूल को ही हम ज्वाइन करें जहाँ से सैकड़ों की संख्या में हम ऑफिसर बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऑफिसर बनने से बेटर है कि सैकड़ों ऑफिसर को बनाया जाए। तो फिर हमने स्कूल ज्वाइन किया और तब से पिछले 9-10 सालों से मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या किस मुकाम पे हम लोगों ने मिलकर मेहनत करके स्कूल को पहुंचाया है और एक शिक्षा का स्तर इस इलाके में कितना हद तक बढ़ाया है, वो सारा समाज इस बात को जानती है। एक समय था जब हमारा क्षेत्र मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ शिक्षा का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था, लिटरेसी रेट काफ़ी कम था। हम लोगों ने उन सारे बच्चों के ऊपर काम किया जो समाज के मुख्य धारा में नहीं लगे हुए थे, नहीं जुड़े हुए थे। उन सारे बच्चों को कन्विंस करके, उन सारे बच्चों को मोटिवेट करके, उन सारे बच्चों पे काम करके उनको हमने मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया और शिक्षित बनाया, शिक्षित कर रहा हूँ। तभी से शिक्षा अभी तक दिए जा रहा हूँ। और आज के दिन में है जो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस विद्यालय से पास आउट हैं, जो पढ़ कर निकले हुए हैं, जो यहाँ से लेकर अमेरिका इंग्लैंड तक बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, बैंकिंग सिस्टम में है, इंडियन आर्मी में, डिफेंस सिस्टम में है। 16-17 बच्चे तो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक पावर हाउस बनाया जाए इस विद्यालय से, जो एक खुद का भी पावर हाउस है और बहुत सारे इससे पावर हाउस हम क्रिएट करें उन सारे बच्चों के रूप में जो समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपना एक परचम लहराएं। रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में काफ़ी सराहनीय ये कार्य है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा जो विद्यालय है, मेरे स्कूल का नाम विद्यापति पब्लिक स्कूल है। यह पदुमकेर में स्थित है और यह मोतिहारी जिला के चिरैया विधानसभा में यह आता है और पताही प्रखंड में ये बिलोंग करता है। तो ये एक जनरल ट्रिविया था और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एक्चुअली। और ये खुद में एक बहुत ही काबिले शख्सियत है। इनके पर्सनालिटी के बारे में मैं ज़्यादा आपसे चर्चा नहीं करूँगा, आपको वीडियो में खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने डायनामिक क्वालिटी के पर्सनालिटी है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये मतलब मेरे जीवन के ऐसे शिक्षक में से आते हैं जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ और ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इनसे मैं बहुत ही ज़्यादा यूँ कहे तो इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो थैंक यू सो मच आपने और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं क्लास 9 से 12 तक इसी विद्यालय से पढ़ाई की है। तो इस जर्नी में मैं आपसे काफ़ी प्रभावित रहा। तो इनका तारीफ़ शायद मेरे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और इनसे मैं सच में काफ़ी प्रभावित रहा। तो चलिए सर, आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाए जिस उद्देश्य से हम आए हैं यहाँ आपसे मिलने। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आपको मोटिवेट किया कि इस फॉर्मल अटायर यानी कि यूँ कहे तो शिक्षक से इस टिपिकल अटायर में सफ़ेद कुर्ता और पजामा
और ये जो नेताजी लोग का सो कॉल्ड नेताजी लोग का टिपिकल अटायर होता है, आपने ये क्यों चुना? देखिए हितेश जी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और टीचर ही बनकर रहना चाहता हूँ। मैं आने वाले समय में नेता बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा, और नेता बनने के बाद भी जो टीचर वाली मेरी नेचर है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो कभी नहीं जाएगा। मैं वो नेतागिरी वाला, आज का जो सो कॉल्ड नेता, पहले वाले नेता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज के जो नेता का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और दरअसल 2-4 महीने पीछे की कहानी है मुझे ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, जो मुझे एक प्रेरणा मिला आप कह सकते हैं। मुझे लगा कि हाँ, वैसे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, तो क्यों ना इस पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया जाए। कुछ दिनों पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, जब कोरोना वायरस चरम सीमा पे था और हमारे विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए हमारे प्रखंड के सीईओ और बीडीओ साहब मेरे पास आए कि सर आप अपने विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर दिया जाए, बनाया जाए। मैंने उनको पहले मना किया कि नहीं सर, अब और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, उस चीज़ को आप जाएं और वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाएं। क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा था कि भोजन के अभाव में, पानी के अभाव में, सही व्यवस्था के अभाव में वहाँ के जो भी ट्रैवलर थे या पेशेंट थे, उनको काफ़ी परेशानी होती थी और तोड़ फोड़ तक की स्कूल में किया करते थे। तो पहले मैंने एतराज़ जताया कि नहीं भाई, मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके इस विद्यालय को बनाया हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे फादर का भी इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इस विद्यालय को स्थापित किया और आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस विद्यालय को सही तरीके से चला पा रहा हूँ। तो फिर बीडीओ सीईओ साहब ने कहा कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं नहीं लेना चाहता हूँ इस विद्यालय को, लेकिन इस विद्यालय को छोड़कर कोई और ऑप्शन अगर आपके पास है तो मुझे बताइए। फिर मैंने नज़र दौड़ाया पूरे इलाका में और सही में मुझे लगा कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चिरैया विधानसभा क्षेत्र में, एक विद्यालय विद्यापति पब्लिक स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा मुझे और भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र ही नहीं आया जहाँ पे आप क्वारंटीन सेंटर बना सकते हैं। ना ही कोई फैक्ट्री नज़र आया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री जिसमें बहुत सारे कमरे खाली हों, ना ही कोई मुझे कॉलेज नज़र आया, ना ही कोई महिला कॉलेज नज़र आया, ना ही कोई डिग्री कॉलेज नज़र आया, ना ही कोई बीएड कॉलेज नज़र आया, ना ही कोई आईटीआई नज़र आया। कुछ भी उस तरह का कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया मुझे जहाँ पे रोज़गार का सृजन हो सके, जहाँ से रोज़गार मुहैया कराया जा सके। तो फिर मैंने दूसरे तरफ भी नज़र दौड़ाया और देखा कि अरे भाई बिल्कुल सही बात है, न तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, न कोई कल कारखाना है, ना ही कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई राइस मिल है, ना ही कोई फ्लोर मिल है, ना ही कोई स्पाइस मिल है, ना ही कोई पल्स मिल है, कुछ भी नहीं है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। जब आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है कि रोज़गार मुहैया कराना। रोज़गार तभी मुहैया हो सकता है जब हम आईटीआई यहाँ पे खोलें, उससे टेक्निकल एजुकेशन दें, बच्चे अपने आप टूल्स टेक्निक पाकर कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। बीएड कॉलेज खोलें, वहाँ से बीएड का सर्टिफिकेट लेकर टीचर बन सकते हैं। डिग्री कॉलेज खोलें, उससे आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, वहाँ से भी बच्चे पास आउट होकर बहुत अच्छे अच्छे मुकाम कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हैं, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हैं, अदर सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रोज़गार का तब जाकर सृजन हो सकेगा। तो रोज़गार की सृजन, और दूसरी तरफ मैं नज़र दौड़ाया कि आखिर भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के पीछे कारण है, तो सबसे बड़ा कारण मुझे भ्रष्टाचार नज़र आया, अशिक्षा नज़र आया, जातिवाद नज़र आया। भ्रष्टाचार की बात करें तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका जो फंड है, जो फंड मिलता है या सरकारी तंत्र है, उसमें भी जो बहुत सारे फंड आते हैं, तो वो फंड आने से पहले ही बिक जाता है। एक माननीय का अगर फंड है तो फंड आने से पहले ही 30% 40% पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो सही ढंग से काम नहीं करते हैं और जो पॉलिटिशियन है उस पर वो हावी रहते हैं, तो उनको 30% 40% पे उनकी राशि को पहले ही वो खरीद लेते हैं। तो वो खरीदने के बाद और भी बहुत सारे एजेंसियाँ हैं जो चेक करने आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एजेंसियाँ हैं, वो सारे एजेंसियाँ का कुछ ना कुछ उसमें कमीशन होता है।
तो फाइनली अगर 100 रुपये का टेंडर है, 100 रुपये का रोड है, तो रोड जो बनता है सो 20 रुपये का बनता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर जो 100 रुपये का रोड बनना चाहिए था वो 20 रुपये का अगर रोड बनेगा तो कितने दिनों तक चलेगा। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। अभी हमने रोड बनाया, करोड़ों का टेंडर लगाया, खर्च भी किया, सरकार का पैसा भी खर्च हुआ, रोड भी बना, और अगले 2-3 महीने बाद फिर करोड़ रुपये का लायबिलिटी सरकार के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो रोड तो टूट गया। तो जब तक इस भ्रष्टाचार को हम खत्म नहीं करेंगे डेवलपमेंट नजर आएगा नहीं। जब तक हम जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे सही ढंग का कैंडिडेट आगे बढ़ेगा नहीं। आप तो जात पात की राजनीति करके हमारा जाति का खड़ा हुआ है उसको हम वोट देते हैं, हमारे जाति का है तो इसी को हम वोट देंगे भाई। अरे भाई, आपको अगर वोट ही देना है तो वैसा उम्मीदवार जो सबसे बेहतर है, सबसे कर्मठ है, सबसे एजुकेटेड है, सबसे ईमानदार है, उसको आप वोट दीजिए। तो मेरा उद्देश्य ही हुआ कि क्यों नहीं हम इस विधानसभा क्षेत्र को, जहाँ पे भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, बेरोजगारी ख़त्म करें, रोज़गार मुहैया करावें, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलें, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ को खोलें, और बहुत सारे सरकारी ज़मीन और सरकारी फंड और सरकारी स्कीम इस तरह के पड़े हुए हैं जो इन सारे चीज़ों को किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अध्ययन करना होगा, उसके लिए समझना होगा, सरकार की योजनाओं को समझना होगा। तो बहुत सारी योजना है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे माननीय क्यों नहीं समझ पाते हैं, उसके पीछे भी शिक्षा है। अगर वो 200-400 पेज का योजना जो होता है, 600-700 पेज का कम से कम, अगर वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो उस योजना को कहाँ से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। योजना का जो राशि होता है, जो पैसा होता है, खुद ही खुद रिटर्न हो जाता है, केंद्र सरकार वापस ले लेती है, क्योंकि उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं होता है। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। तो हमने सोचा कि इस जो विधानसभा क्षेत्र है इसको एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, जिसकी कल्पना, जिसकी चर्चा, जिसकी तुलना देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, उनके विधानसभा क्षेत्र से किया जाए। हाँ हितेश जी। सर, आपने बहुत ही मेरे सारे सवालों का जवाब आपने, यूँ कहे तो एक ही सवाल में आपने सारे सवालों का जवाब, प्रश्न आपने दे दिया। लेकिन फिर भी कोशिश अभी हम फिर से करते हैं आपसे पूछने का, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारे सवालों, एक सवाल को बहुत ही इलेबोरेट करके बहुत ही विस्तार से आपने जवाब दिया। सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि प्रभाष जी लोकतंत्र को और डेमोक्रेसी को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा ही संचालित होता है। लेकिन सही मामले में, सही पैमाने पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है। ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए अधिकांश लोग इसको यूज़ करते हैं। तो एक टाइम हुआ करता था पहले का लोग, जो अपने सारे संपत्ति को, अपने सारे ज़मीन को, अपने सारे महलों को, अपने बिल्डिंग को दान कर दिया करते थे, तब पॉलिटिक्स में उतरते थे। और आज की पॉलिटिक्स की स्थिति है कि सारे चीज़ को दान तो छोड़िए, उन सारे चीज़ों को के क्रिएशन के लिए पॉलिटिक्स में उतरते हैं लोग, कि बिल्डिंग बने, ज़मीन बने, मॉल बने, पेट्रोल पंप हो, सब चीज़ हो। तो पॉलिटिक्स का नज़रिया चेंज किया है लोगों ने, और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। और इसके पीछे भी अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। लोगों को सही ढंग का शिक्षा अगर नहीं मिल पाया तो उसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं सकते हैं।